विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो आइए देखिए हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। You have studied in the previous chapter about the refraction of light by lenses. You also studied the nature, position, and relative size of images formed by lenses. How can these ideas help us in the study of human eye? The human eye uses light and enables us to see objects around us. It has a lens in its structure. What is the function of the lens in a human eye? How do the lenses used in spectacles correct defects of vision? Let us consider these questions in this chapter. तो यहाँ पर लिखा है कि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, उसके बारे में पढ़ा है। हमने नेचर, पोजीशन, रिलेटिव साइज और इमेज का फॉर्मेशन कैसे लेंसेज में होता है, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन आई हमारा कैसे वर्क करता है। ह्यूमन आई जो है इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को, अपने अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको हम लोग देख सकते हैं। इसमें हमारे जो आई है, हमारे आइज़ में लेंस प्रेजेंट होता है। तो इस लेंस का ह्यूमन आई में क्या फंक्शन होगा, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। ये जो लेंस होता है, अगर किसी तरह का आई डिफेक्ट हो गया तो कौन से स्पेक्टिकल्स का यूज़ करके कैसे इसको विज़न को अपने हम लोग करेक्ट करेंगे, ये सब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। We have learned in the previous chapter about light and some of its properties. In this chapter, we shall use these ideas to study some of the optical phenomena in nature. We shall also discuss about rainbow formation, splitting of white light and blue color of the sky. तो लिखा है कि प्रीवियस जो चैप्टर्स थे उसमें हमने लाइट और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी हमारा नेचर है, नेचर में जो कुछ ऑप्टिकल फिनोमेना होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे वाइट लाइट जो है स्प्लिट होता है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, ये सब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। The human eye. The human eye is one of the most valuable and sensitive sense organs. It enables us to see the wonderful world and the colors around us. On closing the eyes, we can identify objects to some extent by their smell, taste, sound they make, or by touch. It is, however, impossible to identify colors while closing the eyes. Thus, all of the sense organs, the human eye is the most significant one, as it enables us to see the beautiful colorful world around us. यहाँ लिखा है कि ह्यूमन आई हमारा जो जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इन सेंस ऑर्गन्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक बहुत सारे हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन है, तो 5 सेंस ऑर्गन में से एक हमारा ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई की वजह से हम अपने ये जो कलरफुल वर्ल्ड है, हमारे आसपास की चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। जब हम लोग आँखों को बंद कर लेते हैं तो इस केस में हम कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उनके स्मेल से, टेस्ट से, कैसे उसको हम टच करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बात पूछा जाए कि हमें जो भी चीज़ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसका कलर कैसा है, तो हम अपनी आँखों को बंद करके उसके कलर के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन आई जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट और वैल्यूबल ऑर्गन है हमारे इस ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए। द ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा. Its lens system forms an image on a light-sensitive screen called the retina. Light enters the eye through a thin membrane called the cornea. It forms the transparent bulge on the front surface of the eyeball as shown in figure.
The eyeball approximately spherical in shape with a diameter of about 2.3 centimeter. Most of the refraction for the light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea. The crystalline lens merely provides the final adjustment of focal length required to focus objects at different distances on the retina. We find a structure called iris behind the cornea. Iris is a dark muscular diaphragm that controls the size of pupil. तो यहाँ पर लिखा है कि ह्यूमन आई जो है हमारा, ह्यूमन आई के बारे में बताया गया है कि ह्यूमन आई जो है वो हमारा एक कैमरे की तरह वर्क करता है। इसका जो लेंस होता है, इसमें एक लेंस होता है जो कि लाइट सेंसिटिव स्क्रीन की तरह काम करता है, और ये जो इमेज बनता है हमारे आइस में वो रेटिना पर बनता है। लाइट हमारे आइस में थिन मेम्ब्रेन के थ्रू इंटर करता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया हमारा जो आई है, यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट बल्ज होता है जो फ्रंट साइड में, आईबॉल के फ्रंट साइड में दिखता है। ये जो एरिया दिख रहा है ये हमारा हो गया कॉर्निया। द आई बॉल इज़ अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। तो हमारा जो आई बॉल है वो लगभग स्फेरिकल शेप का होता है और इसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर लाइट का मोस्टली जो लाइट रेस आते हैं हमारी आंखों पर आते हैं, इसका रिफ्रैक्शन हमारे इसी आउटर सरफेस को कॉर्निया के आउटर सरफेस से हो जाता है। यहाँ पर क्रिस्टलाइन लेंस जो है हमारी आइस में जो प्रेजेंट होता है ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है और जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका फोकस डिफरेंट डिस्टेंसेस पर क्रिएट करता है और रेटिना पर इमेज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हम लोग इस चैप्टर में अभी तक हमने स्ट्रक्चर देखा है आई का, जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं। जो आइरिस जो है ये हमारा कॉर्निया के पीछे में पाया जाता है। आइरिस जो है एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जो कि हमारा प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। तो प्यूपिल का काम क्या है कि हमारा जो लाइट होता है, लाइट कितना अमाउंट में हमारी लाइट जो है हमारी आंखों में इंटर करेगा उसको कंट्रोल करने का काम करता है। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो आई लेंस क्या करता है, इन्वर्टेड रियल इमेज हमारे रेटिना पर फॉर्म करता है। द रेटिना इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसमें कि बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जेनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो लाइट सेंसिटिव सेल्स जो हमारे हैं ये हमारा जब इल्यूमिनेशन फाइंड करता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। दीज सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व। तो ये सिग्नल जो है हमारा ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व के थ्रू होते हुए जाता है। द ब्रेन इंटरप्ट्स these signals and finally processes the information so that we perceive object as they are। तो ब्रेन जो है इस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है और फाइनली जो इन्फॉर्मेशन होता है उसका प्रोसेसिंग होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो जैसा है वैसा हम देख पाते हैं। नाउ पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। इट्स curvature can be modified to some extent by the ciliary muscles. The change in the curvature of the eye lens can thus change its focal length. When the muscles are relaxed, the lens becomes thin, thus its focal length increases. It enables us to see distant objects clearly. When you are looking at objects closer to the eye, the ciliary muscles contract. This increases the curvature of the eye lens. The eye lens then becomes thicker. Consequently, the focal length of the eye lens decreases. This enables us to see nearby objects clearly. तो यहाँ पर बताया गया है कि आई लेंस जो है ये फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। इसका जो कर्वेचर है उसको कुछ एक्सटेंट तक सिलियरी मसल के थ्रू मॉडिफाई किया जा सकता है। यहाँ पर जो चेंज होता है कर्वेचर, हमारा आई लेंस के कर्वेचर में जो चेंज होता है वो उसके फोकल लेंथ की वजह से होता है।
जब मसल रिलैक्स होते हैं तो लेंस पतला हो जाता है और इस वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाता है। ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसकी वजह से हम लोग उसे क्लियरली देख पाते हैं। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आँखों के नज़दीक लाते हैं तो सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इस वजह से जो कर्वेचर है आई लेंस का वो इंक्रीज़ हो जाता है। इस वजह से आई लेंस जो है वो हमारा पतला हो जाता है। फोकल लेंथ की बात करें तो आई लेंस जो है साथ में जब हमारा थिन जो लेंस है वो थिक होता है तो वहाँ पर आई लेंस जो है उसका जो फोकल लेंथ है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, जिस वजह से हम लोग जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें क्लियरली देख पाते हैं। The ability of the eye lens to adjust its focal length is called accommodation. However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. Try to read a printed page by holding it very close to your eyes. You may see the image behind blurred or feel strain in the eye. To see an object comfortably and distinctly, you must hold it at about 25 cm from the eye. The minimum distance at which objects can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision. It is also called the near point of the eye. For a young adult with normal vision, the near point is about 25 cm. The farthest point up to which the eye can see objects clearly is called the far point of the eye. It is infinity for the normal eye. You may note here a normal eye can see objects clearly that are between 25 cm and infinity. तो यहाँ पर लिखा है कि जो एबिलिटी होती है आई लेंस की, उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है आई लेंस की, उसे अकोमोडेशन कहते हैं। जबकि फोकल लेंथ किसी भी आई लेंस का मतलब एक सर्टन मिनिमम लिमिट से ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। उसके एक मिनिमम लिमिट होता है, उससे कम अगर हम लेकर के जाते हैं तो उसके जो फोकल लेंथ है उसको हम लोग डिक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी एक पेज लेते हैं, उसको अपने हाथ में लेकर के काफ़ी नज़दीक ले आते हैं, आँखों के काफ़ी नज़दीक ला करके उसे हम पढ़ने की कोशिश करें तो क्या होगा, आप देखेंगे कि जो इमेज है वो ब्लर्ड दिखाई पड़ेगा और हमारी जो आँखें हैं, आँखों को उसको पढ़ने में काफ़ी स्ट्रेस देना पड़ेगा, काफ़ी स्ट्रेन होगा। तो ऑब्जेक्ट्स को कंफर्टेबली हम लोग अगर देखना चाहते हैं तो इसे हमें 25 सेंटीमीटर हमारी आइज़ से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखना होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस हमारे आइज़ का जिसमें कि हम लोग ऑब्जेक्ट को बिना स्ट्रेन के किसी भी लेटर को पढ़ सकते हैं, उसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न कहा जाता है। इसको नियर पॉइंट ऑफ आई भी कहते हैं। एक यंग एडल्ट की बात करें तो यहाँ पर इनका जो नॉर्मल विजन होता है, नियर पॉइंट इनका 25 सेंटीमीटर होता है और फारदेस्ट पॉइंट जहाँ तक हम आइज़ से ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं उसे आइज़ का फार पॉइंट कहते हैं। और जो फार पॉइंट नॉर्मल आई की बात करें तो फार पॉइंट इन्फिनिटी तक होता है। आप देखेंगे कि जो नॉर्मल आई है वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंसेज ऑफ people at old age become milky and cloudy. This condition is called cataract. This causes partial or complete loss of vision. It is possible to restore vision through a cataract surgery. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं जब ओल्ड एज में आ जाते हैं तो उनका जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो मिल्की और क्लाउडी दिखने लगता है। इस कंडीशन को कैटरेक्ट कहा जाता है। ये क्यों होता है कि यहाँ पर जो होता है या तो पार्शियली या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न हो जाता है। ऐसा पॉसिबल इसलिए होता है कि मतलब इस जो विज़न है इसको हम लोग कैसे रीस्टोर कर सकते हैं, तो इसके रीस्टोरेशन के लिए हमें सर्जरी करानी पड़ती है जिसे कैटरेक्ट सर्जरी कहा जाता है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। समटाइम्स द आई may gradually lost its power of accommodation. In such conditions, the person cannot see the object distinctly and comfortably. The vision becomes blurred due to the refractive defects of the eye. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो आई होती है वो ग्रेजुअली अपना पावर ऑफ एकोमोडेशन को लूज़ करने लगती है। तो इस केस में जो पर्सन है वो ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली और कंफर्टेबली नहीं देख पाता है।
तो यहाँ पर इस केस में जो विजन होता है, जिस हम देख सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट को, वो ब्लर हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारे जो आई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उसकी वजह से होता है। देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो 3 तरह का कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन होता है। दीज आर मायोपिया और नियर साइटेडनेस, सेकेंड हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, third is presbyopia. These defects can be corrected the use of suitable spherical lenses. We discuss below these defects and their correction. तो 3 तरह का, मेनली 3 तरह का डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता है। पहला है मायोपिया, जिसे नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे फार साइटेडनेस कहते हैं। और तीसरा है प्रेसबायोपिया। तो ये जो डिफेक्ट्स होते हैं, इसको सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज का यूज़ करके हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो ये इन डिफेक्ट्स ऑफ विज़न के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे और इनके करेक्शन के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? It is also known as nearsightedness. A person with myopia can see nearby objects clearly but cannot see distant objects distinctly. A person with this defect has the far point nearer than infinity. Such a person may see clearly up to a distance of few meters. In a myopic eye, the image of a distant object is formed in front of the retina and not at the retina itself. This defect may arise due to, first one is excessive curvature of the eye lens, second elongation of the eyeball. This defect can be corrected by using a concave lens of suitable power. This is illustrated in figure 10.2c. A concave lens of suitable power will bring the image back on the retina and thus the defect is corrected. तो मायोपिया क्या होता है? मायोपिया को हम लोग नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं, जिसके एक पर्सन जिसको कि मायोपिया हो जाता है, वो जो नज़दीक की चीज़ें होती है उसको तो क्लियरली देख सकता है, लेकिन जो वस्तु, जो ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ होता है वो उसको नहीं देख पाता है, क्लियरली नहीं देख पाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आदमी जिसमें कि ये डिफेक्ट होता है, वो फार पॉइंट को, उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से नज़दीक आ जाता है। फार पॉइंट कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। तो फार पॉइंट उसका इन्फिनिटी से नज़दीक आ जाता है। तो ऐसे पर्सन जो होते हैं क्लियरली कुछ मीटर के डिस्टेंसेस को क्लियरली देख पाते हैं। तो मायोपिक आई जो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ह्यूमन का जब मायोपिक आई हो जाता है, तो मायोपिक आई में क्या होता है कि इमेज, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के सामने बन जाता है, जैसा कि हमारा इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। इसका इमेज जो है रेटिना से पहले बन रहा है। इसका इमेज कहाँ बनना था? यहाँ बनना था, लेकिन यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो जा रहा है और यहाँ पर जो है रेटिना पर ना बन करके इस जगह पर रेटिना से पहले बन गया है। तो आगे लिखा है दिस डिफेक्ट में अराइज। तो ऐसा ये जो डिफेक्ट होता है ये क्यों होता है? तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईलेंस, आईलेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है, या फिर आईबॉल जो है, सेकंड में लिखा है आईबॉल जो है उसको वो इलांगेट हो जाता है। तो इस वजह से इस तरह का डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है। और इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे कर सकते हैं? हमारा कनकेव लेंस का यूज़ करके, सुटेबल पावर का कनकेव लेंस को यूज़ करके इसे करेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ये कनकेव लेंस का यूज़ किया गया है इसके करेक्शन के लिए। जब कनकेव लेंस का यूज़ हुआ है तो हमारा जो इमेज था, इमेज का फॉर्मेशन रेटिना से पहले ना होकर के जैसे रेटिना पर आकर के इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इस वजह से जो हमारा आई डिफेक्ट था यहाँ पर, इस डिफेक्ट का करेक्शन इस तरीके से हमारा हो जाता है। तो कनकेव लेंस जो होता है वो सुटेबल पावर का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इमेज जो बनता है ऑब्जेक्ट का वो रेटिना पर बनता है और इस तरह से डिफेक्ट जो है इसको करेक्ट कर लिया गया है। तो ये हमारा 3 डायग्राम है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट. Such a person has to keep a reading material much beyond 25 cm from the eye for comfortable reading. This is because the light rays from a close by object are focused at a point behind the retina as shown in figure 10.3b. This defect arises either because first the focal length of the eye lens is
too long. Second, the eyeball has become too small. Third, this defect can be corrected by using a convex lens of appropriate power. This is illustrated in figure 10.3. Eyeglass with covering lenses provide the additional focusing power required for forming the image on the retina. तो हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग फार साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। एक पर्सन जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया हो गया है वो दूर की चीज़ों को क्लियरली देख पाता है, लेकिन जो नज़दीक की चीज़ें होती है, नज़दीक के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे वो क्लियरली नहीं देख पाता है। तो यहाँ पर नियर पॉइंट किसी भी पर्सन का जो होता है वो दूर हो जाता है। नॉर्मल नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर ना हो करके नियर पॉइंट और ज़्यादा बढ़ जाता है, दूर हो जाता है। तो ऐसे पर्सन को अगर रीडिंग मटेरियल अगर दिया जाएगा तो ये 25 सेंटीमीटर से बियॉन्ड दिखेगा। 25 सेंटीमीटर से बियॉन्ड जब रखेंगे रीडिंग मटेरियल को तब वो कंफर्टेबली उसको रीड कर पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट रे होता है वो ऑब्जेक्ट से जो है वो बिहाइंड रेटिना के पीछे जो है ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, जैसा कि हमारे ये डायग्राम में दिखाया गया है। नॉर्मल आई, ह्यूमन आई का जो इमेज बनता था वो यहाँ पर रेटिना पर बनना था, लेकिन जो हमारा हाइपरमेट्रोपिक आई है उसका जो इमेज है रेटिना के पीछे बन रहा है। तो ये जो डिफेक्ट है क्यों होता है, तो ये डिफेक्ट इसलिए होता है कि यहाँ जो फोकल लेंथ होता है आई लेंस का वो बहुत बड़ा हो जाता है, या फिर जो आईबॉल है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। और इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे करते हैं, इस डिफेक्ट को एप्रोप्रिएट पावर वाला कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके हम लोग करेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर ये कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया गया है। जब एप्रोप्रिएट पावर का कन्वेक्स लेंस इसको प्रोवाइड किया गया है तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज था ये रेटिना के बाहर बन रहा था, तो जैसे ही हम लोग एप्रोप्रिएट पावर का इसको लेंस प्रोवाइड किए तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रेटिना पर बन गया। तो ये हमारा था करेक्शन हाइपरमेट्रोपिया का। ये तीनों डायग्राम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है? द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विथ एजिंग. For most people, the near point gradually recedes away. They find it difficult to see nearby objects comfortably and distinctly without corrective eye lens. This defect is called presbyopia. This arises due to gradual weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of the eye lens. तो presbyopia किसको कहते हैं? यहाँ पर जो आई है, आई का जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है धीरे धीरे एज के साथ में डिक्रीज़ होने लगता है, कम होने लगता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो पावर ऑफ एकोमोडेशन कम होने लगता है। मोस्टली पीपल में आप देखेंगे तो जो नियर पॉइंट है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है, रिसीड होने लगता है। तो वो जो है नज़दीक की जो ऑब्जेक्ट्स है उसको कंफर्टेबली नहीं देख सकते हैं। बिना किसी करेक्टिव आई ग्लास आप उसको नहीं देंगे तो नज़दीकी चीज़ों को वो नहीं देख पाते हैं। ये जो डिफेक्ट है इस डिफेक्ट को प्रेस बायोपिया कहते हैं। ये क्यों होता है? तो यहाँ पर ग्रेजुअल वीकनिंग सिलियरी मसल्स जो होता है वो उसका ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे वो वीक होने लगता है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है आई लेंस की वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, डिमिनिश होने लगती है। Sometimes a person may suffer from both myopia and hypermetropia. Such people often require bifocal lenses. तो कभी कभी क्या होता है कि लोगों में जो मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया दोनों बीमारियां होने लगती है। तो ये इस केस में दोनों डिफेक्ट होने लगते हैं। तो इस केस में जो लोग हैं उसको बाईफोकल लेंस का यूज़ करने के लिए दिया जाता है। अ कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। तो कॉमन टाइप का बाईफोकल लेंस जो होता है उसमें बोथ कनकेव और कन्वेक्स लेंस उसको प्रोवाइड किया जाता है। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कनकेव लेंस। तो यहाँ पर जब लेंस दिया जाता है तो उसका अपर पोर्शन कनकेव लेंस होता है। इट फैसिलिटेट्स डिस्टेंट विजन। तो यहाँ पर जो ये कनकेव लेंस है वो डिस्टेंस दूर पर की जो वस्तुएं हैं उसको देखने में उसकी हेल्प करता है। द लोअर पार्ट ऑफ द इस कन्वेक्स लेंस इट फैसिलिटेट्स नियर विजन। तो लोअर पार्ट जो होता है लेंस का वो कन्वेक्स लेंस होता है और ये नज़दीक की चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। These days it is possible to correct the refractive defects with contact lenses or through surgical interventions. तो आजकल के समय में
जो करेक्शन है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसको हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करके भी करेक्ट कर सकते हैं, और कुछ सर्जिकल इन्वेंशंस है इनका यूज़ करके भी हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग लेंसेज का यूज़, अगर हम लोग जो चश्मा पहनते हैं चश्मे का यूज़ ना करना चाहे तो हमारे पास ये फैसिलिटीज़ भी आज के डेट में अवेलेबल हैं। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखेंगे। इससे पहले ये हमारे पास में थिंक ओवर इट है, इसे भी एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यू टॉक टू वंडरस थिंग्स यू सी, यू से द सन शाइन्स ब्राइट, आई फील हिम वार्म, बट हाउ कैन ही और मेक इट डे और नाइट। ये सी सीबर के द्वारा लिखा गया है। इसमें लिखा है, इसके बाद ये एक नॉर्मल सेइंग है, यहाँ लिखा है डू यू नो दैट आवर आइज कैन लिव even after death, by donating our eyes after we die we can light the life of a blind person। तो आप जानते हैं कि हमारी जो आइज़ है, जब हम लोग डेथ हो जाती है, हमारी डेथ के बाद भी हमारी आइज़ को हम जीवित रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं कि हम अपने आइज़ को डोनेट कर दें। जब हम लोग हमारी डेथ हो जाती है तो हम लोग अगर आइज़ को डोनेट कर दें तो किसी भी ब्लाइंड पर्सन की आँखों में रोशनी देने का काम हम कर सकते हैं। अबाउट 35 मिलियन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर ब्लाइंड एंड मोस्ट ऑफ देम कैन क्योर्ड। तो हमारे देश में 35 मिलियन के अलॉन्ग हम जो हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड है इसमें ब्लाइंड लोग की संख्या 35 मिलियन के अराउंड है। अबाउट 4.5 मिलियन पीपल विथ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर्ड थ्रू अ corneal transplantation of donated eye। तो लगभग 4.5 मिलियन पीपल जो है वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहे हैं और इनको क्योर किया जा सकता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू। जो आई को जब डोनेट किया जाता है तो वहाँ से इस तरह से इनका क्योर किया जाता है। आउट ऑफ दीज 4.5 मिलियन 60% आर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12। तो 4.5 मिलियन की जो आबादी है इनमें से 60% जो है वो बच्चे हैं जिनका एज जो है 12 साल से कम है। सो इफ़ वी हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ विजन, वाई नॉट पास इट ऑन टू समबडी हु डज़ नॉट हैव इट। तो अगर हमें विजन की जो पावर हमें गॉड के द्वारा दी गई है, तो अगर हमारी डेथ हो जाती है तो क्यों नहीं हम इस पावर को हमारी डेथ के बाद किसी और को पास कर दें। व्हाट डू वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन आइज हैव टू बी डोनेटेड। तो जब हम आँखों को डोनेट करेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? eye donors can belong to any age group or sex. People who use spectacles or those operated for cataract can still donate the eyes. People who are diabetic, have hypertension, asthma patients and those without communicable diseases can also donate eye। तो आई डोनर्स जो है उसका एज कितना होना चाहिए? किसी भी एज ग्रुप के लोग आई को डोनेट कर सकते हैं। ऐसे लोग जो स्पेक्टिकल्स का यूज़ करते हैं, जिन्हें कि कैटरेक्ट का जिनका ऑपरेशन हो रखा है, और वो सब भी आइज़ को डोनेट कर सकते हैं। ऐसे लोग जो डायबिटिक है, जिन्हें हाइपरटेंशन है, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, वो भी और उन्हें किसी तरह का कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वो भी अपने आइज़ को डोनेट कर सकते हैं। आइज़ मस्ट बी रिमूव्ड विद इन 4 to 6 hours आफ्टर डेथ। इन्फॉर्म द नियरेस्ट आई बैंक इमीडिएटली। तो आँखों को जब डेथ हो जाती है तो 4 से 6 घंटे के अंदर आँखों को यहाँ पर रिमूव किया जाता है डेड बॉडी से। तो डेथ के बाद में इसको नियरेस्ट आई बैंक को मतलब कांटेक्ट करना होता है। द आई बैंक टीम विल रिमूव द आइज एट द होम ऑफ द डिजीज्ड और एट अ हॉस्पिटल। तो यहाँ पर आई बैंक की टीम को जब आप कॉल करेंगे तो वो आकर के आइज़ को रिमूव करेंगे, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे घर से वो रिमूव करेंगे। आई रिमूवल टेक्स ओनली 10 to 15 minutes। इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस एंड डज नॉट लीड टू एनी डिसफिगरमेंट। तो आई रिमूवल में 10 से 15 मिनट का समय लगता है, एक सिंपल प्रोसेस है ये। नेक्स्ट लिखा है पर्सन हु वर इन्फेक्टेड विथ और डाइड बिकॉज ऑफ एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, रेबीज, acute leukemia, tetanus, cholera,
meningitis और encephalitis कैन नॉट डोनेट आइज। तो ऐसे पर्सन जो कि किसी भी मतलब इन्फेक्शन हुआ, उसको एड्स हुआ हो या हेपेटाइटिस बी सी हो, रेबीज़ हो, एक्यूट ल्यूकेमिया हो, टिटनस, कॉलेरा, मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, तो इस तरह के कोई भी डिजीज़ हो तो ये लोग आइज़ को डोनेट नहीं कर सकते हैं। एनी आई बैंक कलेक्ट, इवेल्युएटेड एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द डोनेटेड आई। तो कोई भी आई बैंक जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इवेल्यूएट कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है डोनेटेड आई को। ऑल आइज डोनेटेड आर इवेल्युएटेड यूजिंग स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड। तो जो भी आइज डोनेट किया जाता है उसको इवेल्युएट किया जाता है, कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड है, स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, उसको वहाँ पर उसको इवेल्युएट किया जाता है। Those donated eyes found unsuitable for transplantation are used for valuable research and medical education। तो इसका जो इवैल्यूएशन के बाद में वैसे आइज जो कि अनसुटेबल है ट्रांसप्लांटेशन के लिए, उसको क्या किया जाता है, फर्दर उसको रिसर्च के लिए, मेडिकल एजुकेशन में रिसर्च के लिए उसको यूज़ किया जाता है। The identities of both the donor and the recipient remain confidential। तो जब आई डोनेट किया जाता है और आई को जो रिसीव करता है, तो डोनर और रिसीवर दोनों की आइडेंटिफिकेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। वन पेयर ऑफ आई गिव्स विजन टू अप टू 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल। तो अगर एक पेयर आई को डोनेट किया जाए तो यहाँ पर 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल की हेल्प हो सकती है। तो अब हमारे पास में जो चारों क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स को हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। तो आई के पावर ऑफ एकोमोडेशन से क्या समझते हैं। When the ciliary muscles are relaxed, the eye lens becomes thin, the focal length increases, and the distant objects are clearly visible to the eyes. To see the nearby objects clearly, the ciliary muscles contract, making the eye lens thicker. Thus, the focal length of the eye lens decreases, and the nearby objects become visible to the eyes. Hence, the human eye lens is able to adjust its focal length to view both distant and nearby objects on the retina. This ability is called the power of accommodation of the eye. तो लिखा क्या हुआ है कि जब सिलियरी मसल जो है हमारे आइज़ की वो जब रिलैक्स होती है तो आई लेंस जो है वो पतला हो जाता है और इस केस में जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाता है और जो दूर की चीज़ें हैं उसे हम लोग क्लियरली अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो नज़दीक की चीज़ों को क्लियरली देखने के लिए जो सिलियरी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिस वजह से आई लेंस जो है वो थिक हो जाता है। इस वजह से फोकल लेंथ जो है आई का वो डिक्रीज़ हो जाता है और हम लोग नियर बाई नज़दीक की जो चीज़ें हैं उसे हम लोग आसानी से अपनी आँखों से देख सकते हैं। इसीलिए जो ह्यूमन आई लेंस है ये एडजस्ट अपना जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट कर लेता है, जिस वजह से हम लोग दूर की और नज़दीक की चीज़ों को का जो इमेज है उसको अपनी रेटिना पर बना पाते हैं और इन चीज़ों को इजीली देख पाते हैं। तो ये जो एबिलिटी है अपने मतलब एडजस्टमेंट की जो एबिलिटी है इसे पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है। आई के पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ पर्सन विथ अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। What should be the type of the corrective lens used to restore proper vision। तो एक पर्सन है जिसको मायोपिक आई है जिसकी, तो वो जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक 1.2 मीटर से की दूरी वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको ठीक से देख नहीं पाता है। तो उसको जो करेक्टिव लेंस कौन सा करेक्टिव लेंस वो यूज़ करेगा ताकि वो अपना विज़न जो है उसको रिस्टोर कर सके। तो आंसर क्या है, द पर्सन इज एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट ही इज़ अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर। तो एक वो जो पर्सन है वो नज़दीक की चीज़ों को क्लियरली देख पाता है लेकिन 1.2 मीटर्स के से ज़्यादा डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखी है तो उसे वो देख नहीं पाता है। दिस हैपन्स बिकॉज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना एज शोन इन फिगर। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है जब 1.2 मीटर से ज़्यादा
दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रेटिना से पहले हो जाता है। रेटिना पर इमेज बनना चाहिए था, यहाँ पर ये जो रेड पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर बनना चाहिए था, लेकिन रेटिना पे ना बन करके इमेज उससे पहले बन जाता है। और जैसा कि हमारे इस डायग्राम में हमने देखा है, टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन ही मस्ट यूज अ कनकेव लेंस। द कनकेव लेंस विल ब्रिंग द इमेज बैक टू द रेटिना एज शोन इन फिगर। तो ये जो डिफेक्ट है इसको करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस का यूज़ किया जा सकता है। और जैसे ही कनकेव लेंस का यूज़ करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का इमेज था ये रेटिना के पहले बन रहा था, करेक्शन हम लोग लेंस का यूज़ किए कनकेव लेंस का, तो हमारा जो इमेज होगा वो रेटिना पर बनने लगेगा और इस तरह से हम लोग चीज़ों को देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज what is the far point and near point of the human eye with normal vision। तो नॉर्मल विजन में जब हम ह्यूमन आई होता है तो ह्यूमन आई का फार पॉइंट और नियर पॉइंट से आप क्या समझते हैं? द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई विच कैन बी सीन डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। तो जो नियर पॉइंट होता है ह्यूमन आई का वो उसको किसको कहते हैं? जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, हमारी आइज से ऑब्जेक्ट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं बिना किसी स्ट्रेन के, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नियर पॉइंट कहते हैं। और नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट कितना होता है? द नॉर्मल फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। द फार पॉइंट ऑफ द आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज इन्फिनिटी। तो किसी भी आई का जो फार पॉइंट होता है उसे किसको कहते हैं? किसको फार पॉइंट कहते हैं? तो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ पर कि कोई भी आई जो है ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाती है उसे उसका फार पॉइंट कहा जाता है। किसी भी नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग एट लास्ट रो। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। तो एक स्टूडेंट है जो कि उसको जब लास्ट रो में बैठता है तो ब्लैक बोर्ड को देखने में उसे डिफ़िकल्टी हो रही है, तो कौन सा डिफेक्ट उस बच्चे को है और उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो आंसर क्या है? अ स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। इट शोज दैट ही इज़ अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग अ कनकेव लेंस। तो जो स्टूडेंट है जब लास्ट बेंच पर बैठता है तो ब्लैक बोर्ड को देखने में उसे परेशानी होती है। इसका मतलब है कि वो जो स्टूडेंट है वो दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाता है। इसका मतलब यह है कि उस बच्चे को मायोपिया है और मायोपिया को हम लोग कनकेव लेंस का यूज़ करके करेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।